गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। ठीक है, स्टार्टिंग के 10 मिनट पहले तुम अपने वो किस किस क्वेश्चन में डाउट्स था वो बोल दो। जो असाइनमेंट था वो डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। मैम एक बार फर्स्ट क्वेश्चन समझा देते। बस फर्स्ट क्वेश्चन में ही है। यस मैम एक एसएचएम वाला भी था। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है? हम्म। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मेरे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है जिसका रेडियस r है और जिसका सिग्मा दिया हुआ है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के सेंटर पे जो वैल्यू है डिस्क की, तो ये डिस्क है ना तुम्हारे पास एक। इस डिस्क के सेंटर पे जो इन्होंने वैल्यू बोली है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये कह रहा है कि अगर हमें इसके अलोंग द एक्सिस एट ए डिस्टेंस आर, कि किसी भी उसके अलोंग द एक्सिस जिसकी दूरी सेंटर से कैपिटल आर हो यानी उसके रेडियस के बराबर हो, उस टाइमिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी वैल्यू आती है हमें ये बताओ सेंटर से कितने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। तो देखो तुम्हारे पास डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, यही होता है फॉर्मूला। जिसमें हम मान लो कि कोई किसी पॉइंट पी पे हम बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, ये यहाँ से सेंटर से कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी पे है। तो एक्सियली अगर हम यहाँ पे फील्ड निकालते हैं तो ये वैल्यू आती है डिस्क की वजह से। ठीक है, ये होता है एक्सियल पॉइंट कि पी पे निकालना चाह रहे हो, ये एक्सियल वैल्यू है किसकी वजह से, नॉट रिंग, ये डिस्क है। ठीक है, डिस्क की वजह से, जिसमें तुम्हारे कॉस थीटा की वैल्यू क्या बनती है भाई, ये अब एंगल है तो कितनी बनेगी कॉस थीटा की वैल्यू, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर सेंटर की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे, सेंटर का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू क्या हो गई होगी, 0। अगर एक्स की वैल्यू 0 हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गई, मतलब ठीक कह रहा है। अब ये कह रहा है एट एक्स इक्वल्स टू आर, मतलब एक्सियल पॉइंट पे अगर एक्स की वैल्यू आर के बराबर है तो यहाँ एक्स की वैल्यू आर रख दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस आर अपॉन रूट 2 टाइम्स ऑफ आर। आर से आर कैंसिल हो जाएगा। अब क्या तुम परसेंटेज चेंज नहीं निकाल सकते? हम्म, तो ये तुम्हारा कहाँ आ गया, जब x की वैल्यू r है तो 1, तो कंपैरिजन के लिए बोल रहा है, परसेंटेज चेंज के लिए बोल रहा है, तो कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने r पे निकाली है अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, यही होगी बेटा। इसमें से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस ई आर, ये कितना है, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2, सेंटर पे ये कितनी है, 1 ही हो जाएगी।
इसका एलसीएम ले लो, √2 का कितना बना, 1 माइनस √2 माइनस माइनस +1, ठीक है, टाइम्स परसेंटेज चेंज है, बाद में मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। अच्छा ये √2 है तो बेटा यहाँ √2 बनेगा, √2 आएगा ऊपर। हाँ हाँ ठीक है। इस √2 से ये √2 कैंसिल हो गया, तो परसेंटेज चेंज देखो कितना आया तुम्हारा, 1/√2 टाइम्स ऑफ 100। सॉल्व करो, ये कितने परसेंट बनता है, मैम 70.7। हाँ तो 70.7% के आसपास, यानी ऑप्शन नंबर 1 तुम्हारा आंसर होगा, है ना, और यही है। तो ये तुम्हारा डिस्क वाला सवाल था, है ना। बहुत बच्चों को इसमें दिक्कत थी, फॉर्मूला याद नहीं होगा ना डिस्क वाले का। इसमें फिर एक और भी आता है, डिस्क की वजह से फ्लक्स का, है ना। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिस्क की वजह से फ्लक्स कितनी पास होगी, तो उसके लिए यहाँ पे क्यू, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ तो क्यू लगा देते हैं, सिग्मा की जगह। और बोलो, सेकंड हो गया था सबका, सेकंड, यस मैम। थर्ड, यस यस मैम। फोर्थ, मैम फोर्थ बता दो। मैम थर्ड। भाई थर्ड में क्या दिक्कत है, थर्ड में तो बस तुम्हें वो करने हैं उसके कंपोनेंट्स, है। थर्ड में क्या दिक्कत आ गई, थर्ड में तो कंपोनेंट कर लो, जैसे ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर एक चार्ज बैठा हुआ है 2q, और सी पर कितना चार्ज बैठा हुआ है -2q, ठीक है, और यहाँ पर एक चार्ज बैठा हुआ है -4q, ठीक है। कितना एंगल दिया हुआ है देखो, तीस डिग्री, 30 डिग्री, और ये कितना है भाई, ये पूरा दिया हुआ है 150 डिग्री। तो पहले देखो बी और सी, तुम्हें इस सेंटर पे निकालना है ना, कि इस सेंटर पे कितनी फोर्स होगी। एक मिनट रुको, हेलो, सर अभी क्लास में हूँ, आपसे बाद में हाँ ठीक, ओके, हाँ तो क्या हो गया, ये सेंटर है बेटा, बी वाला की वजह से हमें निकालना क्या है, एक सेकंड बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो बी वाला चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा कलर लेने दो, ये प्लस चार्ज है, ठीक है। ओ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो बी की वजह से ऐसे हो जाएगी आउटवर्ड्स, ये माइनस, अब देखो बी और सी एक दूसरे से 180 डिग्री की दूरी पे है ना, 150, तो 150 तो ये पूरा हो गया, और 30 ये, यानी 180 डिग्री पे हो गए। -2q की वजह से भी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी, दोनों का कंपोनेंट, यानी बी और सी का जो इक्विवेलेंट आएगा वो इधर की तरफ आ जाएगा, एक ही तरफ। बी और सी का इक्विवेलेंट निकाल लोगे ना, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 कितना बनेगा, cos 180 डिग्री -1 E1 E2 cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री यानी E1 और E2 की वैल्यू देख लेना, क्या सिमिलर आएगी, देखो सेम आएगी, ये चार्ज सेम है 2q और ये रेडियस r होगी, तो यानी E1 इक्वल्स टू E2, यानी EB की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और EC की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बराबर हो जाएगी। तो हाँ। इसको मैं E के बराबर लिख लेती हूँ, यानी अंडर रूट E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ E स्क्वायर cos 180, तो यानी ये माइनस का साइन हो जाएगा, ये तो फिर 0 आ रही है एक तरह के, तो ये तो दोनों एक तरफ है ना, ऐड हो जानी चाहिए थी 2E प्लस E2E, इधर से ये भी सेम। अच्छा एंगल 0 डिग्री बनेगा ना, एंगल 0 डिग्री बनेगा, 180 थोड़ी बनेगा बेटा, एंगल विल बी 0 डिग्री, करेक्ट, क्योंकि एंगल हम किस किस के बीच में देखेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ना, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही डाइन पे हैं, एक ही एंगल पे हैं, यानी एंगल 0 डिग्री बना, तो ये कितना आया, √4E स्क्वायर, है ना। तो अब यहां से ये करोगे तो तुम्हारा इसका कितना बना, 2 टाइम्स ऑफ E, तो यानी तुम्हारे पास अब सी की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी आई, 2E आ गई एक तो, ठीक है। अब एक तुम्हारे पास यहाँ पर चार्ज है -4q, इनके बीच में कितना एंगल है, 60 डिग्री। तो अब सेंटर पे तुम्हें इस -4q की वजह से निकाल लो,
कि इस -4q की वजह से इस सेंटर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, डिस्टेंस अभी भी वही रहेगा r और r। अब -4q की वजह से और इसकी वजह से एंगल निकाल लेना कितना बनेगा। अब देखो ये 4q है, ये 2e है, यानी ये भी सेम हो जाएगा, इसका चार्ज भी 4q हो जाएगा, इसका भी 4q, बीच में 60 डिग्री है, निकाल लोगे अब आराम से। बेटा कंपोनेंट से तो करने हैं, बी सी का कर लिया तो बी और सी का इधर आ गया ना 2e, तो ये 2e किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, चार्ज अपॉन आर स्क्वायर, यानी ये कितना बना देखो, E की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 4q अपॉन आर स्क्वायर। बात समझ आ गई। अब तुम्हारे पास जो ये 4q वाला चार्ज है, ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा O पे, मान लो ये हम मान लेते हैं EA है, EA कितनी कर रहा है, आप लिखोगे इसका चार्ज 4q, इसका k अपॉन आर स्क्वायर, तो यानी देखो E और EA दोनों बराबर है, और इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का है, ये EA हो गई और ये तुम्हारी 2e हो गई, जिसकी वैल्यू मान लो हमने E रखी है यहाँ पे, ठीक है। इनके बीच में एंगल 60 डिग्री का है, दोनों बराबर है, फिर इसको अंडर रूट करोगे, e स्क्वायर प्लस e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 मतलब 1/2, तो 2 से 2 कट गया, यानी ये आया तुम्हारा अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ e। तो e की वैल्यू इतनी आनी है 4kq, तो कितना आंसर आ जाएगा तुम्हारा E नेट, अंडर रूट 3 4q अपॉन आर स्क्वायर। बात ठीक है, ये आंसर आ जाएगा मैम। हाँ मैम बीसी हाँ। का थीटा जो आपने वो 0 क्यों लिया है, 180 नहीं आएगा वो? नहीं, वो दो हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के बीच में देखेंगे ना एंगल, तो दोनों सेम लाइन पे ही तो आ रहे हैं, ईबी भी इसी लाइन पे आ रहा है और ईसी भी इसी लाइन पे आ रहा है, तो हम वेक्टर्स के एंगल देखेंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है, तो इनके बीच में कितना एंगल है 0 डिग्री, तो 0 लेंगे ना, 180 लेंगे भाई, वेक्टर्स के बीच में तो एंगल देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के बीच में, तो उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब्दुल्ला बी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और सी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम ही लाइन पे है ना, यस मैम। तो आपस में कितना एंगल बना रही हैं 0 डिग्री, और जो ये थीटा होता है ये किसका एंगल होता है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, तो 0 ही तो लोगे। मैम अगर यहाँ पे +2q होता तो हो जाता ना वो 180। +2q हो जाता तो फिर दोनों +2q होता यहाँ पे, फिर तो कैंसिल आउट ही हो जाते। नहीं मैम, मतलब फिर 180 लेकर चलते ना। हाँ तो फिर कैंसिल आउट हो जाते, 180 लेके चलते, है ना। ओके मैम। हाँ और एनी क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ गई, फोर्थ में तो बहुत आसान था, फोर्थ में दिक्कत है बेटा, फोर्थ में दिक्कत है क्या। यस मैम। यस मैम। इतना बड़ा यस आया है, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ए और बी, ठीक है, यहां पर क्या रखा हुआ है, प्रोटॉन, ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, ये प्लस है, तो यानी ये इसको यहाँ पर फोर्स लगाएगा, अच्छा नेगेटिव है ना, नेगेटिव तो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो बेटा नेगेटिव वाला इसको ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे ये नेगेटिव वाला इसको यहाँ अट्रैक्ट करेगा, है इस तुम्हारे प्रोटॉन चार्ज को, प्लस प्लस वाले को। अब हमें इसके रिजल्टेंट बनाने पड़ेंगे, मान लो ये तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ए हो गई, निकालना क्या है इसमें क्वेश्चन में, एक सेकंड क्वेश्चन पढ़ने दो मैम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओ प्रोटॉन विल एग्जीक्यूट, यानी ओमेगा की बात हो रही है, मतलब फिर तो हमें ऐसे निकालना पड़ेगा, एक्सीलरेशन देखो किसके बराबर होती है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, अगर एसएचएम करेगा तो माइनस साइन आगे लगा लेना, है ना, तो इसका मतलब तुम्हें एक्सीलरेशन निकालनी है, तो एक्सीलरेशन कहां से आएगी, हमें इस पर क्या निकालना पड़ेगा, प्रोटॉन पे नेट फोर्स, बात समझ में आ गई, तो नेट फोर्स निकाल लो, यानी ये एफ ए हो गया और ये सपोज करो एफ बी हो गया, ये एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा हो गया,
तो कंपोनेंट्स कर लो अब इस वाले फोर्स के, कैसे करोगे इन वाले फोर्सेस के कंपोनेंट, एफ ए और एफ बी के कंपोनेंट्स कर लेना। कौन से वाले कैंसिल आउट कर देंगे यार, हम हॉरिजॉन्टल वाले। हाँ, तो तुम्हें वहां से एफ नेट निकालना है। एफ नेट निकालने के बाद एफ नेट को किसके बराबर रखोगे, एम ए के बराबर। वहां से एक्सीलरेशन आएगी, उस एक्सीलरेशन से यहाँ इस ओमेगा स्क्वायर एक्स से ओमेगा निकाल लेना कंपेयर करके। बताओ। यस मैम। राजिया हो जाएगा? क्या करना है इस क्वेश्चन में? पीर बख्श। Yes, ma'am. पक्का कर लोगे आगे ये वाला क्वेश्चन? बस आपको कंपोनेंट्स करने हैं। Number 7th और 7th कौन सा है? 4th 6th परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। 7th वाले में क्या दिक्कत हो गई? मैम इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना एलिमेंट लेके। क्यों? तुम्हारे पास एक ये लीनियर चार्ज दे रखा है, इस पी पॉइंट पे तुम्हें मैग्नेटिक मैं भी मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चंस कर रही थी ना, मुझे मैग्नेटिक फील्ड याद है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यहाँ पे कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, ये √3/2 ये दिया हुआ है। इसकी ये पूरी लेंथ L है। इस P पॉइंट पे निकालना है। मैंने तुम्हें लीनियर चार्ज की वजह से क्या बताया कि बेटा पहले एंड पॉइंट्स को मिला दो। जिस पॉइंट पे P निकालना है, ये ऊपर वाला एंगल θ1, ये नीचे वाला एंगल θ2। क्या आती है P पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड? मैम k लैम्डा बाय r स्क्वायर sin θ1 प्लस मैम फिर हो जाएगा। इसमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जब पड़ती है जब वो वायर मैं हॉरिजॉन्टल रख दूं, यहाँ पर नहीं पड़ेगी। मेरे को उसमें लगा इनफाइनाइट वाले रॉड का वो फॉर्मूला है इसलिए। ये एक पॉइंट P है ना, ये तो P पॉइंट है। इस पॉइंट पे इसकी वजह से लीनियर चार्ज की वजह से क्या फॉर्मूला आता है? एक बार फॉर्मूला बताना बेटा। k लैम्डा अपॉन r sin θ1 प्लस sin θ2। ठीक है, sin θ1 प्लस sin θ2। लैम्डा चार्ज अपॉन L हो जाएगा। r तुम्हें दिया ही हुआ है, r हम हमेशा परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस लेते हैं। sin θ1 और θ2 निकाल लोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करके, ये वाली लेंथ L/2 हो जाएगी, क्योंकि मिड पॉइंट पे P काटते हैं हमेशा, दिया हुआ है। ये L/2 है और ये तुम्हारे पास √3L/2 है। तो थीटा आराम से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 1 और 2 दोनों आ जाएंगे ना। θ1 और θ2 निकाल लोगे। बस इसके बाद इस वाली वैल्यू में इक्वेशन रख देना। और बोलो बस, बाकी तो आसान थे सारे क्वेश्चंस। देखो मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन वैसे भी सब टीचर्स ने मना किया है ना, हम इनसे तुम्हें बेसिक क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे। तो तुम टैकल करने में, मान लो कोई क्वेश्चन अजीब सा आ गया तो तुम टैकल करने में सक्षम रहोगे, मतलब कर लोगे तुम सवाल, क्योंकि बेसिक से ही आते हैं क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को करते रहो। बाकी जैसे जैसे तुम करते रहो, अभी मैं तुम्हें इजी दे रही हूँ। हमारा सिलेबस 15 तारीख को हो जाएगा। जब तुम इजी के लिए वो हो जाओगे ना एकदम कि इजी हो गए, तो फिर हम जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन उनके आने के चांसेस है वो भी करेंगे फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में मैं रिस्क नहीं ले सकती इजी से, है ना। क्या पता पेपर किस तरीके से चला जाए, तो हम सवाल लगाएंगे। ये क्वेश्चन आगे समझ में। आज का असाइनमेंट भी डल जाएगा। आज का असाइनमेंट रहेगा पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी वाला, ठीक है। तो ये टॉपिक तुम पढ़ लेना, मैं रात तक तुम्हारा असाइनमेंट अपडेट कर दूंगी, मॉर्निंग में तुम्हें मिल जाएंगे। मैम वैसे नाइट तक ही सेंड कर दिया करूँ। ये जो शाम वाली डीपीपीज होंगी इन्हें कौन करेगा? इन्हें कौन करेगा शाम वाली डीपीपीज को? ये भी तो करनी है। यस मैम। हाँ, तो कल मैंने तुम्हें जो असाइनमेंट दिया, जो रात को दिया था डीपीपी, हो गई थी वो डीपीपीज?
यस मैम, वो 11th की केमिस्ट्री से कर दी थी। केमिस्ट्री से कर दी तो क्यों 2 लेक्चर वेस्ट कराए? पहले कह देते मैम आधा है, हम आगे बढ़ते। नहीं मैम, क्वेश्चन देख के लगा पता। सही में बिल्कुल केमिस्ट्री के जैसा था। यस मैम। मैम न्यूमेरिकल सारे वही थे। मैम ने वही करवाए थे शायद। खुशबू मैम ने? थोड़े थोड़े चेंज थे मैम, बाकी तो सेम ही थे। 11th करा दी क्या मैम ने तुम्हारी? वो मैम छुट्टियों में करवाई थी। अच्छा अच्छा, हाँ। दिल्ली दिल्ली वालों ने तो नहीं किया होगा, है ना? मैम किया है। वो चैप्टर करवा दिया सभी को। ठीक है, तो बढ़िया है फिर तो, अच्छी बात है। आज हम पढ़ेंगे क्या? रेडिएशन प्रेशर। इससे पहले तुम्हें कुछ टर्म्स जाननी पड़ेंगी। ठीक है, 10 बजे छोड़ दूंगी तुम्हारी क्लास, और इसी के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, कर लेना। रेडिएशन प्रेशर क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ चीजें पढ़नी पड़ेंगी, जैसे कि फोटोन्स, फोटोन्स की प्रॉपर्टी। मान लो बेटा, अगर मेरे पास कोई भी एक सोर्स है जिसकी पावर P है ना, आई हैव अ सोर्स जिसके पास P पावर है। P पावर का मतलब क्या होता है? पावर, इसका मतलब कि एक सोर्स है जो एनर्जी इमिट कर रहा है। कितनी एनर्जी इमिट कर रहा है? मान लेते हैं E एनर्जी इमिट कर रहा है कितने सेकंड में? पर सेकंड में। उसी को क्या बोलते हैं हम? पावर। पावर से क्या समझते हो बताओ, सिंपल पावर बताओ। अभी अभी तुम पढ़ के आ चुके हो पावर। पावर क्या होती है बताओ, पावर बताओ, पावर क्या होगी? सक्षम, पावर क्या होती है? हम्म, भाई पावर क्या होती है? अगर मान लो मैं कह रही हूँ, हम्म, अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास एक ऐसा सोर्स है जो 1 सेकंड में 100 फोटोन निकाल रहा है। मेरे पास एक ऐसा सोर्स है जो 1 सेकंड में 100 फोटोन्स रिलीज कर रहा है। मेरे पास एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कितनी होगी? 100। एनर्जी, अरे एनर्जी ऑफ 1 फोटोन मैम एच एचडी। न्यू, क्यों? एच न्यू। अब मैंने क्या बोला है कि देयर इज वन सोर्स जो 100 फोटोन्स इमिट कर रहा है पर सेकंड। क्या यही पावर नहीं है? तो मैं लिखूं कि पर सेकंड में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो तुम क्या बोलोगे? पर सेकंड में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, एन से मल्टीप्लाई कर दोगे। भाई अगर मान लो n नंबर ऑफ फोटोन्स है, जहां पे मैं 100 बोल रही हूँ, 100 क्या है? नंबर ऑफ फोटोन्स। अगर मैं यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या ये वो एनर्जी है जो वो उस सोर्स से पर सेकंड में निकल रही है? टोटल एनर्जी बोलो, ये वही टोटल एनर्जी है जो सोर्स 1 सेकंड में रिलीज कर रहा है, राइट? और एनर्जी पर यूनिट टाइम को ही क्या बोलते हैं? पावर। भाई एनर्जी पर यूनिट टाइम को ही क्या बोलते हैं? पावर। तो तुमने ये क्या लिखा है? टोटल एनर्जी, एनर्जी रेडिएट बाय सोर्स इन 1 सेकंड, या यूनिट सेकंड बोल दो। कितनी है? n इज द नंबर ऑफ फोटोन्स, h न्यू इज द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। तो ये एनर्जी रेडिएट पर सेकंड ही क्या है? यही पावर होती है, पावर। तो पावर किसके बराबर हुई? n h न्यू के। h न्यू को क्या लिख सकते हो बेटा? h न्यू क्या है? एनर्जी। एनर्जी ऑफ
1 photon, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। तो तुम्हारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन्स, व्हाट इज एन? एन क्या है? नंबर ऑफ फोटोन्स। तो नंबर ऑफ फोटोन्स का फॉर्मूला क्या आया? नंबर ऑफ फोटोन्स हो गए मेरे पास पावर अपॉन एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। यहां तक बताओ, इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, समझ में आ गया ये वाला फॉर्मूला कैसे आया है? भाई हमने एक सोर्स लिया, वो सोर्स 1 सेकंड में 100 फोटोन्स फेंक रहा है, तो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी रेडिएट कर दी? एनएच न्यू। और वही 1 सेकंड में कितनी एनर्जी रेडिएट हुई? वही क्या है? पावर। वही तो पावर है, तो बस उसको पावर लिख दो, बाकी तो तुम्हारे सामने मैथमेटिक्स है। ठीक है, उसके बाद आती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है बेटा? व्हाट इज इंटेंसिटी? पावर पर यूनिट एरिया। The energy crossing any surface in per unit area in नहीं, energy crossing per unit area in per unit time, करेक्ट? यही होती है इंटेंसिटी की फॉर्मूला। क्या लिखोगे? आई का फॉर्मूला लिखोगे, इंटेंसिटी एनर्जी अपॉन पर यूनिट एरिया अपॉन पर यूनिट टाइम। यहां से मैं ई बाई टी को क्या लिख सकती हूँ? पावर। भाई अभी तो पढ़ाया था, ये रहा, एनर्जी रेडिएट इन 1 सेकेंड, एनर्जी पर यूनिट टाइम, यही पावर होता है, करेक्ट? तो यहां से मैं इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिख सकती हूँ? पावर अपॉन एरिया। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया पावर अपॉन एरिया। ठीक है, इसके बाद एक शब्द हम यूज करते हैं यहाँ पे, फोटोन फ्लक्स। फोटोन फ्लक्स, इसे फाई से भी डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इंटेंसिटी अपॉन एनर्जी ऑफ ए फोटोन, यानी एक फोटोन की एनर्जी। इससे क्या निकल के आ जाएगा? फोटोन फ्लक्स। फोटोन फ्लक्स का मतलब क्या है कि हमारे पास किसी भी सरफेस पे पर सेकेंड में इन पर यूनिट टाइम कितने नंबर ऑफ फोटोन्स गिर रहे हैं। देखो इंटेंसिटी किसके टर्म्स में थी? इंटेंसिटी किसके टर्म्स में थी? इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। कि हमारे पास अगर मान लो मैंने एक यूनिट एरिया लिया, अब मैं देखना चाहती हूँ कि उस यूनिट एरिया में से यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी क्रॉस करके चली गई। सपोज करो तुम्हारे पास ये कोई एक सरफेस है, इस सरफेस से कितनी एनर्जी, अब मानो तुमने ये सरफेस भी कैसा लिया है? यूनिट एरिया लिया है। इस पर यूनिट एरिया से पर यूनिट सेकंड में कितना एनर्जी क्रॉस करके चला जाएगा, वो क्या हुआ? इंटेंसिटी। फोटोन फ्लक्स क्या होगा कि इसी पर यूनिट एरिया से पर यूनिट सेकंड में कितने फोटोन्स क्रॉस कर गए, है ना? फोटोन फ्लक्स की डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, एक सेकेंड। नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट, कैसे इंसिडेंट करेंगे? नॉर्मली, ठीक है? इंसिडेंट ऑन अ नॉर्मल सरफेस इन पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड। हाँ अब बोलो क्या कह रहे थे? क्या कह जो रहे थे? आपने फोटो मैम, इंटेंसिटी के फॉर्मूले जो में जो एनर्जी है वो टोटल एनर्जी है। हाँ वो टोटल एनर्जी है, ये वाली ई, बिल्कुल ये टोटल वाली है। ठीक है, कि टोटल कितनी एनर्जी क्रॉस करेगी, वो टोटल है। ठीक है, फोटोन फ्लक्स समझ में आया? इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ फोटोन्स कितने इंसिडेंट होंगे किसी भी सरफेस पर इन पर यूनिट सेकेंड।
तो फोटोन फ्लक्स का फॉर्मूला निकल के आता है, इंटेंसिटी को अगर मैं डिवाइड कर दूं एनर्जी ऑफ वन फोटोन, देखो एनर्जी क्या है अभी हमने पढ़ी ना, NH न्यू, टोटल एनर्जी पर यूनिट सेकेंड में। तो अगर मैं इस इंटेंसिटी को डिवाइड कर दूं एक एनर्जी के फोटोन से, तो मेरे को n मिल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट होंगे। तो बस इसी से हमने यहाँ पर फोटोन फ्लक्स का फॉर्मूला भी निकाल लिया। ठीक है, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अब शुरू हो जाता है अपना रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर का क्या मतलब है कि देखो रेडिएशन क्या होती है, रेडिएशन का मतलब ये नहीं है कि वेव है ना, रेडिएशन का ये मतलब है कि पार्टिकल है। ठीक है, रेडिएशन में दोनों कॉम्पोजिशन आ जाती हैं। तो यहाँ रेडिएशन प्रेशर एंड फोर्स, दोनों चीजें निकालेंगे। तो रेडिएशन प्रेशर किस किसके लिए पढ़ेंगे, आज तो दो ही हो पाएंगे, एक तो नॉर्मल इंसिडेंस और दूसरा ऑब्लिक इंसिडेंस। क्या होगा, मान लो हमारे पास अगर कोई भी एक सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे बेटा रेडिएशंस आएंगी, ये रेडिएशंस आएंगी। अब ये रेडिएशंस इस पर्टिकुलर सरफेस पे क्या एक्सर्ट करेंगी, फोर्स एक्सर्ट करेंगी, और यही फोर्स इस सरफेस पर क्या एक्सर्ट करेगा, प्रेशर। तो प्रेशर किसके बराबर होता है, कौन सा फोर्स लेते हैं प्रेशर में, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, यही होता है फोर्स का फॉर्मूला कि परपेंडिकुलर फोर्स निकाल लो अपॉन एरिया। तो यहां से हम प्रेशर निकाल लेंगे। अब एक बात बताओ, अगर ये रेडिएशन इंसिडेंट हो रही हैं तो क्या हो सकता है इन रेडिएशन के साथ, या तो ये रेडिएशन रिफ्लेक्ट कर जाए, वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, या कुछ रेडिएशंस क्या कर जाएंगी, क्या हो जाएंगी, कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाएंगी। बोलो, यस मैम। जैसे एज इट इज आई, कुछ यहाँ पे अब आई रेडिएशन वो एब्जॉर्ब हो गई। तो यहाँ पर मेरे पास इस चीज को हम कैसे दिखाते हैं, जैसे मैंने तुम्हें दिखाया भी हुआ है कि अगर टोटल 3 इंसिडेंट हुई हैं, 2 रिफ्लेक्ट हो गई और एक अब्जॉर्ब हो गई, इसको हम डिफाइन करते हैं रिफ्लेक्टिव कॉफिशिएंट एंड एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट। एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कैसे निकालोगे, ऑब्जर्प्शन कॉफिशिएंट किसके बराबर हो जाएगा, इंसिडेंट एनर्जी जैसे यहां से हमारे पास टोटल 3 आए जिसमें से एक अब्जॉर्ब हुआ, तो ये इसका क्या निकल के आया, रेशो निकल के आया ना। ऐसे ही किसका निकल के आएगा, दूसरा रिफ्लेक्टिव कोएफिशिएंट। इसको डिनोट करते हैं R से और इसको करते हैं A से। इतना तो पता चल गया होगा कि A प्लस R किसके बराबर होने वाला है, कॉफिशिएंट रेशो A प्लस R 1 के बराबर, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है ना भाई। जैसे 3 आई तो ये एक रेशो निकाल सकते हो ना इसका, एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट का और रिफ्लेक्टिव कॉफिशिएंट का। तो इसको किससे डिनोट करते हैं, A से, और रिफ्लेक्टिव वाले को R से। तो ये किसके बराबर होगा, A प्लस R इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, बोलो, यस यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट क्या है, फ्रैक्शन ऑफ कॉफिशिएंट, सॉरी फ्रैक्शन ऑफ फोटोन्स दैट ऑब्जर्व्ड, जो ऑब्जर्व हो गए यहाँ पे। ऑब्जर्व फ्रैक्शन ऑफ कॉफिशिएंट रिफ्लेक्ट। ठीक है, ये हमारा कॉफिशिएंट होगा। इससे हम ये बता सकते हैं कि अगर मान लो मेरे पास, अगर मैं तुमसे कह रही हूँ कि बेटा मेरे पास 10 आ रहे हैं, सपोज करो, देखो
मेरे पास किसी सरफेस पर ये 10 इमिट हो रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। जिसमें से बेटा जो ऑब्जर्व हुए ना, सिर्फ 2 ऑब्जर्व हुए, बाकी के सारे रिफ्लेक्ट कर गए, बाकी के सब रिफ्लेक्ट भी कर गए। तो यानी इसका एब्जॉर्प्शन वाला कितना हो जाएगा रेशो? एब्जॉर्प्शन वाला सिर्फ कितना होगा? 0.2, क्योंकि 10 में से सिर्फ 2 आए, फ्रैक्शन की बात करें ना, तो 0.2। और रिफ्लेक्ट कितना हो जाएगा भाई? 0.8। तो अब तुम्हें ये पता चल जाएगा ना, मैं अब तुम्हें जितने भी दूंगी तो तुम मुझे नंबर से बता सकते हो कि अगर इसका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट 0.2 है तो उसमें से सिर्फ 0.2% क्या होगा? 0.2% ही अब्सॉर्ब होगा, बाकी का 80% क्या हो जाएगा? 80% रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से वर्क करता है ये। अब तो थोड़ा आइडिया लगा होगा। यस मैम। हाँ, तो इस तरीके से वर्क करता है ये। अब हमें क्या निकालना है? अब हम बात करते हैं नॉर्मल इंसिडेंस की, ठीक है, कि नॉर्मल इंसिडेंट क्या होगा। यहाँ पे क्या मानो, पहला केस, इसमें एक काम करते हैं, रिफ्लेक्शन क्या कर दो? 0 कर दो, ठीक है। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 0 है, इसका मतलब सारा का सारा क्या हो रहा होगा? सारा का सारा अब्सॉर्ब। एब्जॉर्ब होगा। इसका मतलब ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? 1, ठीक है। 1। तो ये वाला अपना केस 1 हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। मेरे पास यहाँ पर फिर से हमने सरफेस बनाया, यहाँ पर रेडिएशंस नॉर्मली आएंगी, ठीक है, रेडिएशंस नॉर्मली आ रही हैं। तो सबसे पहले प्रेशर निकालने से पहले तो क्या निकालना पड़ेगा भाई? फोर्स, फोर्स निकालना पड़ेगा। अब देखो, एक एनर्जी, एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी है? एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। एक फोटोन कितनी एनर्जी लेके आ रहा है? एच न्यू। मोमेंटम कितना है एक फोटोन का? मोमेंटम ऑफ 1 फोटोन, एक मोमेंटम, एक फोटोन के पास कितना मोमेंटम है बोलो? h अपॉन लैम्डा, ठीक है। यानी एक मोमेंट, एक फोटोन के पास इतना मोमेंटम है। अब मुझे फोर्स निकालना है, F। तो F कैसे निकालोगे? F dp बाई dt से। चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लो, बोलो। अगर मैं चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लेती हूँ, क्या मेरे पास फोर्स नहीं आ जाएगा? यस मैम। यस मैम। ओके, F इक्वल्स टू dp बाई dt। मान लेते हैं कि मेरे पास जो ये फोटोन इंसिडेंट हुए, इसका मेरे पास जो मोमेंटम है, यानी इनिशियल मोमेंटम लिखोगे, इनिशियल मोमेंटम ऑफ 1 फोटोन, मैं अभी एक फोटोन के साथ लेके चल रही हूँ। तो एक फोटोन का इनिशियल मोमेंटम कितना दिख रहा है बेटा? विद डायरेक्शन बताना, h अपॉन लैम्डा। किस डायरेक्शन में है मोमेंटम? डाउनवर्ड्स, माइनस जे कैप, सही है। यस मैम। फाइनल मोमेंटम बताओ क्या हो जाएगा? सारे के सारे एब्जॉर्ब हो गए, रिफ्लेक्ट तो हुए ही नहीं, है ना। सारे के सारे एब्जॉर्ब हो गए। मतलब तुमने दीवार में, जैसे हम करते थे, वो मैकेनिक्स में पढ़ा है कि हम दीवार में एक बॉल को फेंकते थे और वो बॉल उसी वेलोसिटी से वापस आती थी। यहाँ पर वो बॉल वापस नहीं आई, यहाँ पर वो बॉल वापस नहीं आई। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, वो तो वहीं की वहीं एब्जॉर्ब हो गई। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा इस केस में? फाइनली 0, कुछ वापस ही नहीं आया, फाइनल मोमेंटम तो 0 हो गया। डेल्टा पी कितना होगा बेटा? चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या लिखोगे आप? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। फाइनल 0 है, इनिशियली h अपॉन लैम्डा इंटू माइनस जे कैप, तो ये कितना आया? h अपॉन लैम्डा इंटू जे, ठीक है। बोलो। तो ये तुमने एक मोमेंटम, एक फाइनल मोमेंट, एक उसका निकाला फोटोन का, कि एक फोटोन का मोमेंटम का चेंज कुछ इस तरीके से बनेगा, h अपॉन लैम्डा इंटू जे कैप। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। अब तुम लिखोगे, फोर्स का फॉर्मूला था dp बाय dt, तो dp बाय dt कितना आया? h अपॉन लैम्डा इंटू जे कैप। अब जरा ये बताओ, क्या एक ही इलेक्ट्रॉन, सॉरी, एक ही फोटोन आएगा? क्या एक ही फोटोन फोर्स एक्सर्ट करेगा?
यहाँ तो n नंबर ऑफ फोटॉन्स हो सकते हैं। तो मान लो वी हैव n number of photons incident on the surface, मैम correct? हाँ, मैम यहाँ पे एच लैम्डा बाय टी नहीं आएगा? t t क्यों आएगा? मैम पर यूनिट टाइम होगा ना, हाँ, तो मैम हमने फोर्स को डायरेक्ट मोमेंटम लिखा हुआ है। पर सेकंड के लिए है ना। ओके मैम। ठीक है, पर यूनिट टाइम का मतलब ही यही होता है। तो इफ वी हैव n नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? n टाइम्स ऑफ dp बाई dt। भाई एक फोटोन के फोर्स की वैल्यू ये थी, तो n टाइम्स की n dp बाई dt हो जाएगी, यानी n h अपॉन लैम्डा। यस और नो? तो अब Yes, इसका मतलब मुझे n निकालना पड़ेगा कि n कितना आएगा। तो n कैसे निकाल सकते हो? n की वैल्यू अभी पड़ी है। n का फॉर्मूला क्या है? n नंबर ऑफ फोटॉन्स, क्या फॉर्मूला पढ़ा है अभी? पावर अपॉन, energy of one photon. हाँ, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अब यहां से पावर को क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी? पावर को इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी क्या लिख सकते हैं? आइए, इंटेंसिटी इनटू एरिया। इंटेंसिटी इंटू एरिया। एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितना हो जाएगा? एच न्यू, एच न्यू। अब इसको क्या लिख सकते हो? आई ए एच न्यू को फिर क्या लिखोगे? सी अपॉन लैम्डा के फॉर्म में, सी अपॉन लैम्डा। ये वैल्यू याद रखना नंबर ऑफ फोटॉन्स की, ये हर जगह काम आएगी, बार बार डिराइव नहीं करेंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला आया आई ए लैम्डा अपॉन एच सी। ठीक है, ये लैम्डा की वैल्यू उठा के रख दो ऊपर, सॉरी ये एन की वैल्यू उठा के रख दो यहाँ। तो क्या हुआ फॉर्मूला? एन की वैल्यू आई ए लैम्डा अपॉन एच सी मल्टीप्लाई एच अपॉन लैम्डा। इसलिए लैम्डा में किया था क्योंकि देखो चीजें कैंसिल हो गई। तो क्या आंसर आया आपका फोर्स का? इंटेंसिटी एरिया अपॉन सी, आई ए बाई सी। तो इतना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है फोटॉन्स किसी पर्टिकुलर एरिया पे, जिसका एरिया ए है, उस पे तुम्हारे n नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, इतना। ठीक है, एरिया निकाल लो, वो निकाल लोगे, प्रेशर, प्रेशर निकाल लोगे, फोर्स अपॉन एरिया। तो यानी एरिया से डिवाइड कर दोगे तो प्रेशर सिर्फ कितना आएगा? आई अपॉन सी। ठीक है, प्रेशर कितना आया? आई बाय सी। क्लियर है? इसलिए इसको ईएम वेव्स में नहीं पढ़ाया था। वहां पर वैसे भी किसी और टर्म से, वहां पे वेव्स लेके आता है, ये सारी फॉर्मूला सेम ही रहेगा, फॉर्मूला विल रिमेन सेम, फॉर्मूले में चेंज नहीं होगा। लेकिन वहां पर उस चीज को ईएम वेव्स की तरह सॉल्व करते थे, यहाँ पर फोटॉन्स के टर्म्स में सॉल्व किया है, बट फॉर्मूला वहां पर भी आई बाय सी ही आता था उस। ठीक है, यहाँ पे भी क्लियर है। सेकंड, अब की सेकंड केस क्या बनाओ? सेकंड केस हम R1 और X0, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 1 कर दो और एब्जॉर्प्शन को कर दो 0। ठीक है, अब तुम्हारे पास सरफेस मान लेते हैं वही जिसका एरिया ए है। अब मेरे पास जितने भी इंसिडेंट होंगे फोटॉन्स, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे एज इट इज। ठीक है, इस तरीके से फिर से आप लिखोगे एनर्जी ऑफ पी इनिशियल कितना लिखोगे आप? एच अपॉन लैम्डा इंटू माइनस आई। पी इनिशियल समझ गए ना क्या है? इनिशियल मोमेंटम। पी फाइनल क्या लिखोगे बेटा? एच अपॉन लैम्डा कितना, सॉरी जे क्या प्लस है ना? मैम जे होगा ये माइनस। हाँ हाँ, जे लिखा है, जे ही है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? प्लस जे कैप। डेल्टा पी निकाल लोगे, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल कितना हो जाएगा बेटा? ये पी फाइनल एच बाय लैम्डा जे
माइनस मैम 2x बाय लैम्डा इंटू माइनस जे। तो ये आया तुम्हारा 2 टाइम्स ऑफ h अपॉन लैम्डा इंटू जे। अब हमें क्या निकालना है, फोर्स F क्या हो जाएगा, अभी आपने पढ़ा हुआ है, फोर्स कितना हो जाएगा dp बाई dt। बट हमें तो n नंबर्स के साथ चाहिए, तो n के साथ क्या हो जाएगा, n नंबर ऑफ फोटोन्स, एक फोटोन कितना चेंज लेके आ रहा है dp बाई dt। n की वैल्यू कितनी आई थी अभी, i a लैम्डा अपॉन एच सी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय dp बाई dt कितना है 2h अपॉन लैम्डा। करो, कट करो, h से h गया, लैम्डा से लैम्डा गया, कितना आया 2 टाइम्स ऑफ आई I ए। upon C। तो यहाँ पर जो फोर्स आया है वो तुम्हारा 2IA अपॉन सी आया है, ये याद रखना। किस केस में, जब तुम्हारा रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट 1 हुआ, तो यहाँ पे F इक्वल्स टू 2IA अपॉन सी। प्रेशर कितना हो जाएगा 2I बाय सी। सवाल आते हैं यहां से, ठीक है, 2I बाय सी। ओके, अब हर बार ऐसा तो नहीं होगा आइडियल कंडीशन ही मिलेंगी, हर बार ऐसा तो नहीं होगा आइडियली मिलेंगी, कभी एब्जॉर्प्शन भी होगी, रिफ्लेक्शन, दोनों चीजें होंगी। उस केस में क्या करेंगे, केस थर्ड, एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट ए है, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट आर है, तुम्हें पता है ए प्लस आर जो है 1 के बराबर होता है। क्या फाइंड कर सकते हो तुम, क्या हम फाइंड कर सकते हैं, देखो फोर्स ऑन प्लेट और सरफेस ड्यू टू, बताओ रिफ्लेक्टेड फोटोन्स की वजह से कितना फोर्स आया था अभी, जो रिफ्लेक्टेड फोटोन्स होंगे वो कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे मैम 2IA upon C। अब की बार ये 100% नहीं होगा, तो यानी यहाँ पर आर का कॉफिशिएंट लग जाएगा ना। सिमिलरली फोर्स ऑन प्लेट और सरफेस ड्यू टू एब्जॉर्प्शन या ड्यू टू एब्जॉर्ब्ड फोटोन्स, एब्जॉर्ब्ड फोटोन्स की वजह से कितना होगा IA upon ऑफ C। आई ए अपॉन सी। बताओ टोटल फोर्स क्या था, किसके बराबर होगा, इनके बराबर ही होगा टोटल फोर्स। क्या कॉमन ले ले, आई ए अपॉन सी बाहर कॉमन ले लूं, यहाँ क्या बचेगा 2R प्लस ए, यही बचा। Yes मैम। अब देखो a प्लस आर इक्वल्स टू 1 के बराबर है, तो मैं a को क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस आर है, a को 1 माइनस आर लिख सकते हैं, लिखो यहाँ पे 1 के टर्म्स में लेके आओ, a को 1 माइनस आर लिखो, रब हो जाए भाई। कितना आया आई ए अपॉन सी इंटू 1 प्लस आर, यही आया फोर्स, टोटल फोर्स आ गया ये। ओके, अब मान लो केस 1 जिसमें हमारा आर 0 था, तो आर 0 होगा तो किसके बराबर हो जाएगा ये वैल्यू टोटल फोर्स की, आई ए अपॉन सी, तो यही पड़ा था। अगर रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट 0 है मतलब टोटल एब्जॉर्प्शन हो रही है, और उस केस में फोर्स कितना आया था आई ए बाई सी आया था, तो यहां से ये सेटिस्फाई हो गया। और अगर रिफ्लेक्टिव कॉफिशिएंट 1 है, तो यानी आर की वैल्यू क्या लिख दो 1 लिख दो, तो आर की वैल्यू 1 लिख दोगे तो ये 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2IA अपॉन सी। तो ये जनरल फॉर्मूला है जो तुम याद रख सकते हो, ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए टोटल फोर्स का जनरल फॉर्मूला ये है। प्रेशर का क्या हो जाएगा, बस एरिया हटा देना,
आई अपॉन सी इंटू 1 प्लस आर। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ो। अरे कुछ तो बोलो, समझ आया? यस मैम। यस मैम। तो ये नॉर्मल इंसिडेंट था जिसमें हमें फोर्स और प्रेशर की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने यहाँ पे निकाल ली। इसके बाद आता है ऑब्लिक, ऑब्लिक इंसिडेंस। ऑब्लिक इंसिडेंस में कैसे करोगे? उसमें भी दो ही केस बनेंगे। एक बार में आपको क्या जीरो करना पड़ेगा, ए की वैल्यू, और एक में आर की वैल्यू जीरो। करो, कैसे निकालोगे? अब की बार आपको जो इंसिडेंट करानी है इनको किसी एंगल पे लेना पड़ेगा। ठीक है, देखो ऑब्लिक इंसिडेंट। मान लो मेरे पास ये एक सरफेस है, ये प्लेट है हमारी, मेरे पास अब इस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, ये इस वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहे हैं? सपोज ये इसके साथ एंगल बना रहे हैं थीटा। तो एक काम करो, इस केस में क्या कर ले, एब्जॉर्प्शन क्या कर लो, 1 कर लो, और आर की वैल्यू कितनी रख लो, 0। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन के केस में बेटा फोर्स कितना आया था, आई ए अपॉन सी। सी। आई ए अपॉन सी। देखो अब यहाँ पे हम एरिया कौन सा लेंगे बेटा, जो ये रेडिएशंस जो इंसिडेंट हो रही है ना, ये रेडिएशंस जो इंसिडेंट हो रही हैं, ये किसी पर्टिकुलर एंगल पे यानी ये टिल्टेड हो रही हैं, तो मुझे कौन सा एंगल लेना पड़ेगा, ये वाला एंगल जिसपे ये पर्टिकुलरली इंसिडेंट होंगी, ये वाला एंगल, ये वाला तो लेंगे। अब ए, अभी पढ़ा था ना कि रेडिएशंस कौन सा कब होती हैं, ये रेडिएशन प्रेशर क्या होता है कि एनर्जी क्रॉसिंग, मतलब वो वाला एरिया लो जो उस एरिया से एनर्जी क्रॉस करके जा रही हो। तो यानी अगर इस वाले एरिया का ये कंपोनेंट ए है, तो बेटा ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला जो कि एंगल थीटा बना रहा है इसके साथ, ये कंपोनेंट ए का ए कॉस थीटा हो जाएगा ना, यस ए कॉस थीटा। तो यानी यहाँ पर मैं ए का कौन सा कंपोनेंट लूंगी, आई अपॉन सी, ए का हम लेंगे ए कॉस थीटा कंपोनेंट। ये बात समझ में आई? यस मैम। आई अपॉन सी इंटू ए कॉस थीटा। अब जब हम प्रेशर निकालेंगे तो अभी प्रेशर में तुमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। अब इसमें परपेंडिकुलर वाला फोर्स कौन सा हो जाएगा, मान लो कि मेरे पास ये जो रेडिएशंस आ रही हैं ये यहाँ पर टिल्ट हो गए, ये वाला एफ फोर्स लगा रही हैं इस पे, मुझे तो इस प्लेट का कौन सा फोर्स चाहिए जो इस प्लेट पे परपेंडिकुलरली लग रहा हो। तो इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ये वाला फोर्स कौन सा हो जाएगा, परपेंडिकुलर वाला, एफ कॉस थीटा, यस है ना। तो यहाँ पर आप एफ क्या लिखोगे, एफ कॉस थीटा पर यूनिट एरिया। तो एरिया से तो एरिया कट ही जाएगा मेरा। एफ की वैल्यू क्या लिखी, आई अपॉन सी कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो, यही आ जाएगा। डायरेक्शन अपनी कौन सी रहेगी, सारी जे कैप में ली है, फोर्स आ जाएगा जे कैप में प्रेशर। ठीक है, क्लियर है? तो क्या आया, आई अपॉन सी कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही सिमिलरली इसका दूसरा केस करोगे जिसमें ए की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 1, वो किसके बराबर हो जाएगी फिर, 2 टाइम्स ऑफ आई सी कॉस स्क्वायर थीटा। भाई सेम उसमें भी यही होगा, बस तुम्हें यहाँ पर एक कंपोनेंट अलग से ऐड करना पड़ेगा, कौन सा, कॉस स्क्वायर थीटा। बस पूरा भी कर सकते थे आप, पी फाइनल पी इनिशियल, उसकी जरूरत नहीं है, वो कर लिया बस, दोबारा बार बार करने की जरूरत नहीं। हमें फाइनल रिजल्ट याद है, उसमें बस हमें एरिया के साथ चेंज करना है कि कौन सा एरिया लेंगे। तो हम एरिया ये रेडिएशंस वाला लेते हैं कि किस पर्टिकुलर एरिया पे ये रेडिएशंस फॉल हो रही हैं। इसका भी थर्ड केस भी बनता है,
वो थर्ड केस हम कल करेंगे। ये दो चीज समझ में आई? क्वेश्चन करें अब? yes, ma'am. ऐसे ही अगर थर्ड केस समझ गए, इफ R इक्वल्स टू 1 और A इक्वल्स टू 0, उस केस में प्रेशर कितना हो जाएगा भाई? 2I अपॉन C cos स्क्वायर थीटा। करेक्ट? बस यही करना था। और फोर्स इस केस में कितना हो जाएगा? 2IA अपॉन On C cos theta. ये हो जाएगा फोर्स। मैम ये ये फॉर्मूला उसके परपेंडिकुलर के लिए भी अप्लाई हो सकता है ना? देखो, जो ये फोर्स निकाली है ना तुमने, ये जो F निकाल रहे हो, ये कैसी फोर्स है? ये एवरेज फोर्स है। ये जो हमने फोर्स निकाली है, ये एवरेज फोर्स है। अगर तुमसे परपेंडिकुलर फोर्स पूछेंगे तो पता है ना क्या हो जाएगा? एक बार और स्केयर लग जाएगा, है ना? अगर फोर्स परपेंडिकुलर पूछेंगे तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा? 2IA अपॉन C कॉस स्केयर थीटा, है? ये आ जाएगा। जो हमने ये फोर्स निकाली है, ये एवरेज फोर्स है। ठीक है? जो अभी तक जितनी भी फोर्स निकालते आए हो, वो एवरेज फोर्स है। F परपेंडिकुलर में F कॉस थीटा लिखा ना तुमने यहाँ पे, इस वाले में देखो यहाँ पे। तो अगर F परपेंडिकुलर पूछे तो टोटल वैल्यू कितनी बनेगी? F एवरेज की वैल्यू यहाँ उठाओगे तो F परपेंडिकुलर इसमें कितना आया? थर्ड वाले केस में 2IA, और इसमें ये F परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा इस वाले केस में? IA कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन C। ठीक है? तो ये F परपेंडिकुलर है और ये F एवरेज। बोलो, समझ में आ गई? चीजें छोटी छोटी चीजें थी। अब एक काम करो, क्वेश्चंस करो। एक ही क्वेश्चन करो, 10 बजे छोड़ दूंगी आज मैं तुम्हें। नेक्स्ट क्लास में एटॉमिक फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगी। बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 करो। इतने दो भी लिख देती हूँ। पहला हुआ। तो एक देखो क्या कह रहा है कि एक बल्ब है जिसकी वेवलेंथ दी हुई है लैंप
150 वॉट का है, 150 वॉट यानी पावर दी हुई है, ठीक है। उसमें से उसकी इफिशियंसी 8% ही है ऑफ एनर्जी अपीयर एज ए इमिटेड लाइट। तो यानी उस 150 वॉट का 8% ही लाइट को इमिट करने में दिख रहा है, अपीयर हो रहा है। तो फोटोन के लिए कौन सी पावर यूज होगी, बस वो 8% ही तो होगा। जो इफिशियंट पावर होगी वो 8% ही तो होगी 150 वॉट का। तो एन क्या हो जाएगा, पावर अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो वो पावर किसका होगा, कंप्लीट 150 वॉट मत लेना, 8% लेना 150 वॉट का। बताओ फिर फाइनल आंसर। कितने क्वेश्चन दूं कल के लिए पोटेंशियल एनर्जी के? एक दिन में कितने कर पाते हो, 10? हम 8 से 10 ठीक है। ठीक है। मैम उसमें ग्राफ के भी डाल देना एक तो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। नहीं मैम अभी रहने दो, जब लास्ट जो लास्ट दिन होगा ना इस चैप्टर का उसमें फाइनल में सारे डाल देना। नहीं फिर ऐसे नहीं होगा, मैंने टॉपिक वाइज ही रखे हैं। फाइनल क्या होगा, फिर मैम नए तब चैप्टर में, नए चैप्टर पे मूव कर जाओगे फिर तुम। ओके मैम। ठीक है मैं डाल देती हूँ। क्वेश्चन भी तो 10 ही है ना, 10 में मेरे पास चॉइस ही कितनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताओ। इसका आंसर क्वेश्चन पूरा लिख देती हूँ। कैलकुलेट पावर फ्लक्स अराइविंग एट अर्थ perpendicularly to light radiations. Average radius of Earth's orbit around Sun. पहला हुआ अरे इतना भी टफ थोड़ी ना था मैम सॉल्यूशन। 2.7 into 10⁻20। हाँ तो पहले सबसे पहले एनर्जी ऑफ वन फोटोन निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है मेरे पास एच न्यू, पर न्यू नहीं है तो हम इसको एच सी अपॉन लैम्डा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये वैल्यू सॉल्व कर लोगे तो देख लेना, ठीक है। उसके बाद मेरे को चाहिए नंबर ऑफ फोटोन्स, तो ये किसके बराबर होते हैं, पावर अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो अभी मेरे को यूजफुल पावर चाहिए, तो मेरे पास इफिशिएंट वाली पावर कौन सी आएगी भाई, जो रेडिएशंस बनाने में यूज है वो तो 8% है, तो 8/100 ऑफ 150। तो यानी ये कितना हुआ, 12। 12। ठीक है तुम कह रहे हो तो 12, ठीक है। तो यहाँ से नंबर की जगह पावर रख दो 12, ये तुमने एच सी, ये रहा लैम्डा ऊपर चला जाएगा, ये तुम्हारी वैल्यू बनेगी देख लो 27.17 10 की पावर 18, इसके आसपास आ रहा है।
हाँ भाई आ रहा है ये। मैम आगे का तो ठीक है, पावर गलत हो गई कुछ। आर्मस्ट्रॉन्ग में गिवन थी ना तुम्हें वेवलेंथ, तुमने किस में ली? आर्मस्ट्रॉन्ग में। मैम उसमें लिया। सेकंड देखो, सेकंड क्या कह रहा है कि पावर ऑफ लाइट इमिटेड बाय सन इज दिस। ठीक है सर, आप मीन वेवलेंथ ऑफ sunlight to be this. Calculate the photon flux arriving at the earth perpendicular to the radiations. Radius of earth is this. तो इसे कैसे करेंगे? नंबर फोटोन फ्लक्स। फोटोन फ्लक्स क्या होता है? फोटोन फ्लक्स का फॉर्मूला intensity by energy of a photon. हाँ, इंटेंसिटी अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन। सबसे पहले इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी। इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? पावर अपॉन Yeah. एरिया। एरिया निकाल लोगे अर्थ तक, अर्थ से सन तक की रेडियस ही गिवन है। देखो अर्थ की ऑर्बिट की रेडियस गिवन है 1.49, एरिया है। पावर गिवन है क्या? यस, पावर भी गिवन है 3.9 है ना। तो पावर भी गिवन है और एरिया भी गिवन है, तो दैट मीन्स इंटेंसिटी निकाल ली। इंटेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ रखो, एनर्जी ऑफ वन फोटोन आ जाएगी, लैम्डा दे रखा है। करेक्ट। तो इस टॉपिक पे से तो इतने ही ऐसे ही सवाल आते हैं, बाकी जो और अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं अभी तुम्हें टास्क करने के लिए दे दूंगी, वो तुम कर लेना। और एक दिन बैठ के इनको भी डिस्कस कर लेंगे तुम्हारे डाउट्स को, फिर एटम पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 6 तारीख को पेपर है ना तुम्हारा। 6 को नहीं है, कब है पेपर? 2 को है ना। यस मैम। हाँ, तो 2 में मॉडर्न Yes, फिजिक्स ma'am. आई। मॉडर्न फिजिक्स में एक चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, एटम भी तुमने उसमें पढ़ा हुआ है। किसमें? केमिस्ट्री में। तो ज्यादा दिक्कत नहीं बनेगी। ठीक है बेटा। Yes. ओके, बाय, गुड नाइट। Bye, ma'am. थैंक यू। 15 मिनट पहले छोड़ दिया है, तुम्हें आज मजे करो।